Hello friends, today we'll continue our chapter number थर्ड एंड आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं जो कि है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। अब इस चैप्टर में इससे पहले हमने जो है पॉपुलेशन का डिवीज़न किया है एज के आधार पर। हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स में बांटा था और इसके बाद हमने सेक्स के आधार पर मेल फीमेल में बांटा, सेक्स रेशियो को देखा। और आज जो है हम एक और डिवीज़न देखेंगे जो कि है रेजिडेंस के आधार पर, और उसके आधार पर हम उनको रूरल और अर्बन एरियाज़ में बांटते हैं। द डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज़ बेस्ड ऑन द रेजिडेंस। मैंने अभी बताया आपको कि रेजिडेंस के आधार पर हम पॉपुलेशन को रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन में बांटते हैं। अब ये हम क्यों बांटते हैं? This division is necessary because rural and urban lifestyle differ from each other in terms of their livelihood and social condition। पहली तो बात ये है कि हम इस डिवीज़न को इसलिए करते हैं क्योंकि जो रूरल और अर्बन एरियाज़ का जो लाइफस्टाइल है, जो वहाँ की सोशल कंडीशंस हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं। इसलिए हम इस डिवीज़न को देखते हैं, इस कॉम्पोजिशन को देखते हैं। और एक और चीज़ जो है वो है द एज, सेक्स, occupation structure, density of population, level of development vary between rural and urban areas। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हो, वो रूरल अर्बन एरिया में अलग अलग होगा। जैसे वहाँ पर जो है किसी एज ग्रुप की पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में अलग होगी, अर्बन एरियाज़ में अलग होगी। इसी प्रकार से हम सेक्स को भी देख सकते हैं, ऑक्यूपेशन भी देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज़ में लोग जो है ऑक्यूपेशन अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो ये टोटली डिफरेंट होता है, वेरी करता है, मतलब अर्बन और रूरल एरियाज़ में। इसके अलावा अगर हम देखें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, अर्बन एरियाज़ में डेंसिटी अलग होती है पॉपुलेशन की, जबकि रूरल एरियाज़ में अलग होती है, वो भी वेरी करती है। और इस तरह से लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो भी वेरी करता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं अर्बन और रूरल कॉम्पोजिशन के अंदर। नेक्स्ट है, अब हम अर्बन और रूरल एरिया को कैसे डिफ़ाइन करें कि किस एरिया को अर्बन करें, किस एरिया को रूरल करें। तो उसके लिए एक डेफिनेशन दी है बहुत अच्छी। इन जनरल टर्म्स रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड अर्बन एरियाज आर दोज when majority of the working population is engaged in non primary activities। देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि जो हमारी रूरल जो पॉपुलेशन होती है, रूरल एरिया उनको बोलते हैं जहाँ पर जो होती है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगी होती है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें जो है हम जो लोग होते हैं वो अपना जो लाइवलीहुड है वो पूरी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड होकर चलाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, फ़िशिंग है, एनिमल रियरिंग है और माइनिंग है। ये सब वो सेक्टर हैं जो टोटली हम इन पे डिपेंड है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं। माइनिंग के लिए हमको रॉक्स जो होती हैं, जो नेचुरल रॉक्स होती हैं, उनसे हम माइनिंग करते हैं। फ़िशिंग के लिए हम जो नेचुरल वाटर है उससे हम जो है ओशन वाटर से हम जो है फ़िशेज़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जो वो पूरी तरह से हम नेचुरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड होकर लेते हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में काउंट होता है। जबकि दूसरी ओर देखें अगर हम अर्बन एरियाज़ की तरफ, तो अर्बन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो टोटली नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कि अर्बन एरियाज़ में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में, टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर में और क्वाटरनरी सेक्टर में लगी होती है। तो ये है आपका जो रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन का जो हम मेन डिस्क्रिप्शन हमने देखा है। अब एक और जो है इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, एक और टॉपिक बनता है। जैसे ये है कि कॉन्ट्रास्ट द रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट कंट्रीज़, वाई इट इज़ सो। मतलब कहने का इस क्वेश्चन को समझिए पहले तो कि जो रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में अलग अलग है। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो सेक्स कॉम्पोजिशन है रूरल अर्बन एरियाज़ में वो अलग है, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन जो है वो अलग है। तो ऐसा क्यों है? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड इट? तो एक और क्वेश्चन जो है आप देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है लास्ट में एक्सरसाइज में, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस इन द सेक्स एज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। कि जो वही है सेक्स
जो सेक्स एज है यानी कि जो सेक्स रेशियो है या एज स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है कि भाई मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वहाँ पर जो है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी में लगी रहती है, जबकि जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टर्शरी सेक्टर मेन डोमिनेंस करता है। तो ये चीज़ें हैं और ये कॉन्ट्रास्ट पहले पढ़ लेते हैं हम कि रूरल अर्बन के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है सेक्स रेशो का वो हम देख लेते हैं, सेक्स कॉम्पोजिशन का। फर्स्ट है जो हमारा द रूरल अर्बन डिफरेंसेस इन सेक्स रेशो इन कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड आर जस्ट द अपोजिट ऑफ दोज इन अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे एंड नेपाल रेस्पेक्टिवली। तो अब देखिए जो रूरल अर्बन का जो डिफरेंस है सेक्स रेशो में, वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ एंड फिनलैंड, इनमें क्या है बिल्कुल अपोजिट है। किसके अपोजिट है? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ जैसे कि नेपाल है, जिम्बाब्वे है, इंडिया है। तो यहाँ से ये जो रूरल अर्बन का जो कॉम्पोजिशन जो सेक्स रेशो है वो डिफरेंट है अलग अलग कंट्रीज़ में। अब जैसे आगे दिया है इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल आउट नंबर द फीमेल्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आउट नंबर द मेल्स इन अर्बन एरियाज। मीन्स कि जो अर्बन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है फीमेल की अपेक्षा इन रूरल एरियाज़, यानी कि गांव में वहाँ पर जो है रूरल एरियाज़ में जो मेल की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। कहाँ पर? वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि डेवलप कंट्रीज़ में, जबकि फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल की अपेक्षा अर्बन एरियाज़ में। जबकि यही कंडीशन अगर हम देखें इन कंट्रीज़ लाइक नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया द केस इज़ रिवर्स। यही कंडीशन अगर हम देखें तो हमारे जैसी कंट्रीज़ जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया लाइक कंट्रीज़, वहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे है कि हमारे यहाँ पर रूरल एरियाज़ में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो फीमेल्स की होती है और जो है अर्बन एरियाज़ में मैक्सिमम पॉपुलेशन मेल्स की होती है। तो ये बिल्कुल ही एक कॉन्ट्रास्ट है वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ के बीच और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये आपसे मेन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन ये कंट्रास्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट है द एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज ऑफ यूएसए, कनाडा एंड यूरोप इज़ द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फीमेल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए जो हमारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्रीज़, इनमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम माइग्रेशन जो होता है वो फीमेल का होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। मतलब वहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि वहाँ पर जो है मेल्स के कंपैरिजन में फ़ीमेल्स रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा माइग्रेट करती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही हो गया। आगे देखते हैं, फार्मिंग इन दिस डेवलप कंट्रीज इज़ ऑल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली ए मेल ऑक्यूपेशन। और जो फार्मिंग है मतलब जो कृषि है इन कंट्रीज़ में लाइक डेवलप कंट्रीज़ में वो पूरी तरह से मैकेनाइज्ड है, यानी कि मशीनों से काम होता है पूरी तरह से। एंड रिमेन्स लार्जली ए मेल ऑक्यूपेशन। और जितनी भी कृषि होती है, जितनी भी फार्मिंग होती है वो सारी की सारी मेल के द्वारा ही की जाती है, चाहे भले एक फील्ड को एक ही मेल के द्वारा किया जाता हो मशीन के द्वारा, लेकिन जो है लगभग मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो मेल ही वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। तो एक ये भी बड़ा कारण है। जबकि अगर इसका अपोजिट अगर हम देखें हमारी कंट्रीज़ लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया लाइक कंट्रीज़, नेपाल, जिम्बाब्वे, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़, यहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आगे देखते हैं हम, इसी का कॉन्ट्रास्ट आगे आएगा। बाय कॉन्ट्रास्ट द सेक्स रेशो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन्स मेल डोमिनेंट ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन। अब देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर फीमेल जो है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की ओर माइग्रेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो है मेल डोमिनेंस माइग्रेशन होता है और वो रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं ड्यू टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है हमारे यहाँ पर वो मेल की होती है जो गाँव से शहर की ओर जाते हैं, जबकि वहाँ पे ये केस बिल्कुल रिवर्स है। आगे देखते हैं हम, डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज इज़ फेयरली हाई।
और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे जैसी भारत जैसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत हाई है कंपैरेटिवली टू वेस्टर्न कंट्रीज़ और द डेवलप्ड कंट्रीज़। इन रूरल एरियाज़ इज़ फेयरली हाई। आपको बता दिया मैंने कि जो फार्मिंग का जो होता है, लगभग आप मान सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर जो हम करते हैं, वो उसमें लगभग 50-50 का हम रेशो कह सकते हैं गाँव में, कि गाँव में जितनी भी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर कर रही है उसमें फ़ीमेल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और हमारे यहाँ पर फीमेल का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारे गाँव में जो है फ़ीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और मेल जो है वहाँ पर माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। जबकि वहाँ पर बिल्कुल रिवर्स है, डेवलप कंट्रीज़ में वहाँ फीमेल माइग्रेट करके अर्बन एरिया में चली जाती है, इसलिए गाँव में फ़ीमेल की पॉपुलेशन कम हो जाती है और मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। और जबकि दूसरा अगर हम पहलू देखें अर्बन एरियाज़ की तरफ, अर्बन एरियाज़ में मेल ज़्यादा आ जाते हैं हमारे एरियाज़ में, जो हमारे इंडियन लाइक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मेल का जो इन्फ्लक्स होता है वो ज़्यादा होता है, माइग्रेशन जो एजुकेशन पर्पस या जॉब अपॉर्चुनिटी से आते हैं, इसलिए वहाँ पर मेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जबकि वहाँ पर फीमेल आ रही है अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ पर फीमेल की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में बढ़ जाती है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़ डिस्करेज वीमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है हमारे जैसी कंट्रीज़ में फ़ीमेल जो है वो माइग्रेट नहीं करती है अर्बन एरियाज़ की तरफ। जैसे शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर हाउसिंग की बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ के इलाके हैं, क्राउडेड है एरिया बहुत ज़्यादा। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है वहाँ पर, मतलब खर्चा भी ज़्यादा होता है। पॉसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे यहाँ पर, और ख़ासकर फीमेल के लिए और भी कम है। एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़, सिटीज़ में फ़ीमेल के लिए बहुत सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, आए दिन जो है रेप जैसी हमारे यहाँ पे कंडीशंस होती रहती हैं और जो एक बुराई है। डिस्करेज वीमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, तो ये सब चीज़ें डिस्करेज करती हैं फीमेल्स को टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, बस आपको मेन थीम पता होना चाहिए क्वेश्चन की कि क्या थीम है, तो उसके बाद आप इसको इजीली लिख सकते हो। इसका क्वेश्चन को हम कैसे भी पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको दो तरह से तो ऊपर बता दिया, दो तरह से ऐसे भी पूछ सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, वाई द अर्बन सेक्स रेशो इज़ लो इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो अर्बन सेक्स रेशो है लो है अर्बन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मतलब अर्बन एरियाज़ में फ़ीमेल पॉपुलेशन कम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ऐसा क्यों है। तो ये आप ऊपर जो फैक्टर आपने पढ़े हैं, इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी इसको डिस्कस किया है इस टॉपिक को। वाई द रूरल सेक्स रेशो इज़ अनफेवरेबल टू वीमेन इन वेस्टर्न कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़। और जो रूरल सेक्स रेशो है अनफेवरेबल है वीमेन के इन रूरल सेक्स रेशो, रूरल एरियाज़ में वहाँ पर फीमेल की पॉपुलेशन कम है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ऐसा क्यों है, तो वो भी आप बता सकते हो, ऊपर दिया है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं इस टॉपिक में हमने कवर की हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन अपने अच्छे से बना सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेसी। सबसे पहले हम लिटरेसी की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में MCQs में या फिर किसी भी तरीके से लिटरेसी के डेफिनेशन पूछ सकता है। इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 7 एंड अबव। मतलब भारत में जो लिटरेसी रेट है वो मेनली जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है उस किस पॉपुलेशन का, जो 7 ईयर्स की है और या 7 ईयर्स से अबव है। यानी कि हमारे देश में 7 साल का बच्चा और उससे अधिक साल का बच्चा ही लिटरेट माना जा सकता है, उसके लिए भी कंडीशन है, लेकिन 7 साल से कम उम्र का बच्चा हमारे देश में लिटरेट नहीं कहलाता, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो द लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 7 ईयर एंड अबव। अब वो कंडीशन क्या है, हु इज़ एबल टू रीड राइट एंड हैव द एबिलिटी टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग। तो एक तो वो 7 साल का हो और 7 साल से अबव हो। दूसरा, वो कोई भी एक लैंग्वेज को रीड कर सकता हो, राइट कर सकता हो, और कुछ जनरल अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती हैं, जैसे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है और डिवीज़न होता है, तो वो इतनी सामान्य जो गणनाएं होती है वो भी जानता हो। मतलब वो लिख सकता हो, रीड कर सकता हो, पढ़ सकता हो, राइट कर सकता हो, लिख सकता हो और जनरल कैलकुलेशन कर सकता हो।
और वो 7 साल और या 7 साल से ऊपर का बच्चा हो तो वो हमारे देश में लिटरेट कहलाया जाएगा, अदरवाइज़ वो लिटरेट नहीं होगा। तो ये मेन डेफिनेशन है हमारी लिटरेसी की, आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं इस टॉपिक में। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो ये लिटरेट पॉपुलेशन जो होती है किसी भी कंट्री में, जो अगर लिटरेट पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इट इंडिकेट्स इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? एज इट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी एंड पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें इंडिकेट करता है, जो हमारी जो लिटरेसी है किसी भी देश की, वो उसकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाती है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाती है, उसका फीमेल का स्टेटस बताती है। अगर किसी की वहाँ पर लिटरेसी अच्छी है कंट्री में तो इसका मतलब वहाँ पे फीमेल की स्टेटस अच्छा है। और अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, अगर सीधी सी बात है अगर लिटरेसी रेट हाई है इसका मतलब वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। एंड पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिसीज़ जो होंगी वो भी गवर्नमेंट की अच्छी होंगी, क्योंकि देखो अगर लिटरेट पॉपुलेशन होगी तो गवर्नमेंट उनको पागल नहीं बना सकती है। एक इलिटरेट पॉपुलेशन को गवर्नमेंट किसी तरह से भी मतलब मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन के लिए पॉलिसीज़ भी उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी। तो ये आप समझ सकते हो। इसके अलावा एक लाइन दिया है इसके अंदर जो बहुत समझने का है, और थोड़ा सा इसको आप पढ़ोगे और समझोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ बोथ ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कारण भी है, कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है, परिणाम भी है लिटरेसी का। वो कैसे? अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छी है तो उसका कारण क्या है? व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दैट? इट मीन्स वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तभी तो वहाँ पे लिटरेसी अच्छी है। तो ये इसका कॉज भी है लिटरेसी का। लिटरेसी अच्छी है, उसका कारण क्या है कि वहाँ पर अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, वहाँ के लोगों की फाइनेंशियल जो हालत है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा इसका परिणाम कैसे? एंड कॉन्सिक्वेंस, अगर मान लीजिए किसी कंट्री की लिटरेसी रेट अच्छी होगी, इट मीन्स वहाँ पर जो है पढ़े लिखी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है स्किलफुल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो अगर इस तरह की पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होगी तो सीधी सी बात है वो वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाएगी और वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेकर जाएगी। तो एक किस्म से एक लिटरेसी एक कॉज भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एक कॉन्सिक्वेंस भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसे आप देख सकते हैं, डिफाइंस लिटरेसी रेट इन इंडिया, व्हाट इट इंडिकेट्स, हाउ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हम ऊपर देख चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, कि हमारे ऑक्यूपेशन के स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे हमने एज के आधार पे किया, सेक्स के आधार पे किया, रूरल एंड अर्बन के आधार पर हमने पॉपुलेशन को डिवीज़न किया, और अब जो लास्ट हम करेंगे ऑक्यूपेशन के आधार पर, कि ऑक्यूपेशन के आधार पर हम कैसे पॉपुलेशन को जो है डिवाइड कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। द वर्किंग पॉपुलेशन वीमेन एंड मैन ऑफ एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 to 59। आपको पता है, मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में कि जो हमारा जो एज ग्रुप होता है वर्किंग पॉपुलेशन का वो 15 to 59 होता है, और इसमें भी मैन और वीमेन दोनों शामिल होते हैं। द वर्किंग पॉपुलेशन टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विसेज। तो जो जितनी भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो इन सभी एरियाज़ में जो है वो लगी रहती है अपना लाइवलीहुड के लिए, रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड अदर क्लासिफाइड सर्विसेज। अब आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर द क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। मैंने आपको पहले भी बताया इसी में ही कि जो हमारा जो जितना भी हम जो अपना लाइवलीहुड है, जितनी पॉपुलेशन जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। अगर कहीं की पॉपुलेशन, तो इट मीन्स वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड है, मतलब उसकी वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ज़्यादा डोमिनेंस है। इसी को हम जो हमारी जो सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसके अंदर हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। तो उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे अगली बुक में। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ये है,
और आगे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एज सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो सेक्टर होता है हमारा उसके अंदर मेनली मैन्युफैक्चरिंग आती है। तो उसमें हम जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ से कुछ लेकर और उसका फिर हम मैन्युफैक्चर करते हैं और किसी और चीज़ में बदलते हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर से हमने शुगर गन्ना लिया, शुगर केन लिया और उसको फिर बाद में हमने शुगर में जो है मैन्युफैक्चर किया। तो इसे ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हम बहुत सारे मिनरल्स लेते हैं, आयरन और लिया और उसका आयरन एंड स्टील में हमने उसको कन्वर्ट किया। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसको हम आगे देखेंगे। और इसके बाद जो है जो हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है टर्शरी सेक्टर। इसके अंदर जो होता है मेनली ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को शामिल किया जाता है और ये मेनली सर्विसेज होती हैं। जैसे इसमें सब ट्रेड भी आता है और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब इसमें आता है। एंड द जॉब रिलेटेड टू रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग आइडियाज़ एंड एज क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। तो जितने भी लोग जो हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे होते हैं या फिर जो नए नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, और ये सब जो होते हैं इनको हम क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगली बुक में। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि हमने यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखना है कि हम ऑक्यूपेशन को किस आधार पे पॉपुलेशन को बांट सकते हैं, कि प्राइमरी एरिया में कुछ पॉपुलेशन लगी हुई है, सेकेंडरी में लगी हुई है और टर्शरी सेक्टर में जो पॉपुलेशन लगी हुई है, तो इस आधार पर भी हम पॉपुलेशन को डिवीज़न कर सकते हैं। आपने समझ लिया। This is because only a developed economy with industry and infrastructure can accommodate more workers in secondary, tertiary and quaternary sector. अब इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़, डेवलप जो इकनॉमीज़ हैं, वहाँ की जो मेजर जो परसेंटेज होता है वो मेनली जो पॉपुलेशन जो परसेंटेज होता है वो टर्शरी और क्वाटरनरी सेक्टर में लगा होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो टर्शरी और जो क्वाटरनरी सेक्टर की जो पॉपुलेशन को जो अकोमोडेट कर सकती है वो डेवलप कंट्रीज़ कर सकती हैं, डेवलप इकोनॉमीज़ कर सकती हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लगभग मेजर पॉपुलेशन उनकी टर्शरी सेक्टर में लगी हुई है या फिर क्वाटरनरी या क्वीनरी सेक्टर में लगी हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ेंगे जो सेकंड बुक है हमारी। If the economy is still in the primitive stage, then the proportion of people engaged in primary activities would be high as it involves extraction of natural resources. अगर किसी देश की इकोनॉमी बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है, बहुत एक इनिशियल स्टेज में है, इट मीन्स उसका जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो होगा पॉपुलेशन का वो प्राइमरी सेक्टर में लगा होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन वहाँ पर हो रहा होगा। तो ये पूरा टॉपिक है आपका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का। अब इसका कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, वो हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, हाउ द 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंडिकेट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। तो इस तरह से आप इसको पूरा बना लीजिएगा, एक अच्छा सा अपना टॉपिक बना लीजिएगा। आज आपका ये जो 3rd चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अब बहुत जल्द मैं 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। एंड थैंक यू एंड टेक केयर।